तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम भारत और नेपाल संबंध है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको नेपाल की स्थिति के बारे में तो पता ही होगा। भारत के उत्तर इलाके में जो हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारा सिक्किम और जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इनसे जुड़ा हुआ हमारा नेपाल है। और वैसे आपको ये भी पता होगी, भारत नेपाल से 1751 कितने 1751 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और तो ये सब बातें तो आपको थोड़ी बहुत तो पता ही होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ ही ली होगी। तो 1751 किलोमीटर आपको सीमा याद रखनी है। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हमारे एक तरफ तो पश्चिम में तो नेपाल के पश्चिम में तो उत्तराखंड है, नेपाल के दक्षिण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य हैं हमारे जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। शुरू करते हैं। नेपाल क्या है? हमारे सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक और भौगोलिक हर तरह से देखें तो भारत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। भारत क्या नेपाल की यह जो निकटता है, भारत और नेपाल की जो निकटता है, इनके आपसी संबंधों में भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत और नेपाल को अलग अलग माना ही नहीं जाता। एक तरह से जो फैमिली का हिस्सा या पारिवारिक संबंध माना जाता है। नेपाल और भारत के लिए तो रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। और ये चीज़ें क्या है, इनके संबंधों में आपस में देखने को भी मिलती है। 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और मित्रता की संधि की गई थी। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है। साथ साथ नेपाल तो उस समय स्वतंत्र था ही। तो दोनों के बीच में क्या शांति और मित्रता की संधि होती है, जिसके माध्यम से भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा रखी गई। अर्थात भारत और नेपाल के बीच में फेंसिंग नहीं की गई है। अब ये फेंसिंग या खुली सीमा की बात करें तो इससे क्या होता है, इससे हमारे भारत और नेपाल में मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया। नेपाल के नागरिकों को भारत में आजीविका का अधिकार भी प्राप्त है। नेपाल के व्यक्ति भारत में आके रोजगार कर सकते हैं और इसका पूरा का पूरा अधिकार हमारे नेपाल के नागरिकों को दिया गया है। नेपाल में जाने वाले जो पर्यटक है, उनमें बड़ी संख्या में कौन होते हैं? हमारे भारत के लोग होते हैं। भारतीय पर्यटक ही नेपाल में घूमने के लिए जाते हैं। कई बार क्या है, हमारी जो कुछ रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे हमारी गोरखा रेजिमेंट है भारतीय सेना की, जिसमें हमारे नेपालियों को भर्ती किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के सेना के अंदर नेपाली भर्ती नहीं होते हैं। तो ये हमारा ITBP होती है सेना, जिसके एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, तो उसमें हमारे नेपाली होते हैं। अब संबंधों की स्वाभाविक प्रगाढ़ता के बावजूद नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ, समय के साथ क्या है, चीन नेपाल को अपने पक्ष में करना चाहता है। इस वजह से क्या है, नेपाल भी चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इन नज़दीकियों और भारत विरोध की जो प्रवृत्ति है, दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न कर रही है। तो ये हमारी क्या प्रस्तावना थी। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक संबंध है, उनके बारे में। तो संबंध क्या है? भारत और नेपाल में क्या गहरे सांस्कृतिक संबंध है? क्या भारत और नेपाल में क्या गहरे सांस्कृतिक संबंध है? नेपाल और भारत दोनों ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या है। अर्थात नेपाल में और भारत में दोनों में ही बहुसंख्यक जनसंख्या कौन सी है? हिंदू। खास बात देखें तो नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। अब उसमें होते हैं 4 मुख्य पुजारी। पशुपतिनाथ मंदिर में होते हैं 4 मुख्य पुजारी, जिनमें से एक पुजारी भारत से होता है। क्या है? एक पुजारी भारत से होता है। और जो बाकी के 3 पुजारी हैं, इनको पुरी और रामेश्वरम में विशेष दर्जा दिया जाता है। यदि बाकी के 3 पुजारी जो नेपाल से होते हैं, ये यदि हमारे पुरी रामेश्वरम में आते हैं तो इनको विशेष दर्जा दिया जाता है। देखिए, हमारे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली तो नेपाल थी, लेकिन उनकी कर्मस्थली क्या थी? हमारी भारत था। अब नेपाल के में राजवंश था पहले, तो नेपाल के राजवंश का संबंध हमारे मेवाड़ से था। मेवाड़ के एक राजा थे, राजा कुंभकर्ण। ये हमारे नेपाल के, यदि आप याद हो आपको जो मेवाड़ का इतिहास, तो इसमें नेपाल चले जाते हैं और वहाँ पे राजवंश की स्थापना करते हैं। नेपाल की बहुसंख्यक जनसंख्या है, मधेसी जनसंख्या। मधेसी जनसंख्या का वैवाहिक संबंध भारत से है। भारत में काफ़ी बड़ी जनसंख्या का वैवाहिक संबंध भारत के क्षेत्र से। दोनों ही देशों में समान रूप में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी ये भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ तक कि भारत ने तो नेपाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है, अर्थात नेपाली भाषा को एक विशेष दर्जा दिया गया है।
अब बात करेंगे नेपाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। शुरुआत करेंगे हम 1990 से। 1990 तक क्या नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था। 1990 में फिर क्या क्रांति होती है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। नेपाल में माओवादी आंदोलन के कारण, नेपाल में क्या होता है, माओवादी आंदोलन होता है, और माओवादी आंदोलन के कारण 2006 में राजतंत्र और माओवादियों के बीच में एक समझौता होता है, जिसके कारण राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, और जो माओवादी दल थे इनको राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल कर लिया जाता है। जो राजनीतिक मुख्यधारा है उसमें शामिल कर लिया जाता है किनको, माओवादी दल को। क्यों, इन्होंने क्या है, राजतंत्र का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। फिर ये तय किया गया 2008 में कि नेपाल का एक संविधान बनना चाहिए। तो इसके लिए 2008 में नेपाल की पहली संविधान सभा का गठन किया जाता है, लेकिन वो संविधान बनाने में असफल साबित होती है। क्या, वो संविधान बनाने में असफल साबित होती है। अतः 2012 में ये जो संविधान सभा थी इसको विघटित कर दिया जाता है और दोबारा से एक नई संविधान सभा का गठन किया जाता है। उन्होंने फिर से एक नया संविधान बनाया और ये संविधान हमारे 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। कब, 20 सितंबर 2015 को हमारे ये संविधान लागू होता है। अब 20 सितंबर 2015 को जो संविधान लागू होता है उसकी कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या थी। पहली विशेषता ये बनाई गई कि नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, कि नेपाल का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। नेपाल क्या होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेपाल में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। जैसे भारत में एक संघीय व्यवस्था है कि केंद्र राज्य दोनों की सरकारें अलग अलग हैं, तो नेपाल में भी कुछ राज्य और एक केंद्र सरकार बनाई जाएगी। द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया। जैसे हमारे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरह हमारे नेपाल में भी द्विसदनीय विधायिका को अपनाया गया। चुनाव में का तरीका अपनाया गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो भारत में भी अपनाया जाता है, कि मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता होगा। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको चयन करने के लिए चुने जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इन दोनों व्यवस्थाओं को नेपाल ने भी अपना लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको लिस्टिंग प्रणाली भी कहते हैं। तो इन दोनों प्रणाली को नेपाल ने भी अपना लिया। साथ ही साथ देखें हमने कि जो महिलाओं को विधायिका में 1/3 आरक्षण दिया गया है। भारत ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, तो उस अधिनियम में 2026 के बाद में जो परिसीमन आयोग बैठेगा उसके बाद जितने भी सीटों का पुनर्सीमांकन किया जाएगा, उसमें के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है भारत के द्वारा। लेकिन आप देख सकते हैं 2015 के संविधान में ही नेपाल ने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। नेपाल में 4 प्रमुख पद हैं, जैसे एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इस तरह से 4 प्रमुख पदों को चुना गया। अब उनमें से एक महिला का होना कन्फर्म किया गया, मतलब कि 4 प्रमुख पदों में से एक महिला का होना कन्फर्म, मतलब आरक्षित किया गया। नेपाल क्या है, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए। नेपाली नागरिक होते हैं इनको मूल अधिकार दिए गए, जिसमें भोजन और शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है, जबकि भारत के अंदर ये नीति निर्देशक तत्वों में तो शामिल है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। LGBT समुदाय है, इस समुदाय को मान्यता दी गई नेपाल के द्वारा 2015 के अंदर ही। संविधान के अनुसार नेपाल की एकता, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता के अलावा किसी भी हर भाग को संशोधनीय बनाया, लेकिन इन 4 चीज़ों को असंशोधनीय बनाया, मतलब इनको चेंज नहीं किया जाएगा। नेपाल की एकता, अखंडता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता, इनको असंशोधनीय बनाया, बाकी सब संशोधित किए जा सकते हैं। अब संविधान जैसे ही लागू होता है, नेपाल के जो मधेशी और थारू जनसंख्या है इन्होंने इसका विरोध किया। जो नेपाली जनसंख्या थी, थारू जनसंख्या और मधेशी जनसंख्या, इनके द्वारा इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है। अब विरोध के कारण क्या थे? पहला कारण था राज्यों की सीमाओं का बंटवारा इस तरह से किया गया कि बहुसंख्यक मधेशी इन राज्यों में अल्पसंख्यक बन गए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्या मधेशी जनसंख्या का क्या समस्या थी। इसमें आपको एक मैप डाला मैंने ये। अब इस मैप में यदि ध्यान से देखते हैं तो मधेशी जनसंख्या, यदि मैं मार्क करूँ तो ये मधेशी जनसंख्या यहाँ रहती है, मधेशी जनसंख्या यहाँ रहती है। अब मधेशी लोग ये चाहते थे कि राज्यों का निर्माण कैसे हो, राज्यों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए, राज्यों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए, इस तरह से
ताकि कम से कम 3 राज्य तो हमारे मधेसी जनसंख्या के हो। बाकी जैसे इस तरह से यदि राज्य बनाया जाए तो इस तरह से राज्य बनने चाहिए, तो इस तरह से। जबकि है ना कि नीचे की जो दक्षिण नेपाल का क्षेत्र आधा, तो ये हरा मैंने आपके लिए बनाया था, तो ये वाला क्षेत्र इसमें क्या है, मधेसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। जो हरा क्षेत्र मैंने बनाया तो इस क्षेत्र में क्या है, मधेसी जनसंख्या ज़्यादा रहती है। जबकि जो हमारे नेपाल है, नेपाल ने क्या किया है कि जो राज्यों का निर्माण किया है वो इस तरह से किया है कि जहाँ क्या है आधी जनसंख्या तो मधेसी हो गई और आधी जनसंख्या से ज़्यादा दूसरी थारू लोग हो गए। तो इस तरह से राज्यों का निर्माण किया, इस तरह से। क्यों? ताकि इससे क्या हुआ कि जो मधेसी जनसंख्या अपने अपने राज्यों में अल्पसंख्यक बन गई है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही मधेसियों के लिए, जबकि वो चाहते थे कि राज्य इस तरह से बनाया जाए, जबकि बनाए गए कैसे? राज्य बनाए गए इस तरह से, इस तरह से राज्य बनाए गए, खड़े रूप में राज्य बनाए गए, जो मधेसियों को नापसंद थे। तो अब बात करते हैं आगे समस्याओं के बारे में। बात करें नेपाल की जो प्रमुख पद है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपको 4 बताए थे, उनमें से एक महिला होना अनिवार्य था। लेकिन उनके लिए एक शर्त रख दी गई कि इनके लिए जन्म से नेपाल की नागरिकता की शर्त रखी गई। जैसे हमारे अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक शर्त होती है कि वो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, तो भारत के लिए ऐसा नहीं है। तो नेपाल में ये शर्त रखी गई, जिससे मधेसियों की बड़ी जनसंख्या इसके अयोग्य हो जाती। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, लेकिन वो हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भारत नेपाल की काफ़ी बड़ी जनसंख्या रोज़गार के चक्कर में भारत के अंदर रहती है, तो उस दौरान वो हो सकता है उनके जन्म भारत के अंदर हुआ हो। तो नेपाल के संविधान में इनको क्या अयोग्य ठहरा दिया गया, इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों के लिए। अब मधेसी की बात करते हैं। मधेसी द्वारा विरोध करने के लिए भारतीय सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई। क्या कि जो हमारे मधेसी थे उन्होंने भारत से जाने वाले सामान नेपाल की तरफ और नेपाल से भारत की तरफ आने वाले सामान, इन पर नाकेबंदी कर दी, मतलब आवाजाही रोक दी, जिससे नेपाल में ज़रूरी सामान जैसे ईंधन, खाद्यान्न, इनकी आपूर्ति बाधित हो गई। नेपाल के राजनीतिक दलों ने इनका आरोप किस पर लगाया? भारत पर लगाया, जिससे भारत नेपाल के संबंधों में तनाव बढ़ा और नेपाल का झुकाव किस तरफ हो गया? चीन की तरफ हो जाता है। नेपाल ये मानने लगा कि भारत नेपाल के आंतरिक जो मामले हैं उनमें दखल अंदाजी करता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा जो संविधान तो लागू हो गया नेपाल का संविधान लागू होने के बाद नेपाल में आती है राजनीतिक अस्थिरता, मतलब सरकारें तेज़ी से बदलने लगती है। तो इनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। 2015 में KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन मधेसी आंदोलन और भारत नेपाल संबंधों में खटास के कारण उनकी सरकार 2016 में ही गिर जाती है। फिर 2016 में माओवादी नेता है पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 2017 में फिर से सत्ता नेपाली कांग्रेस के हाथ में आ जाती है। 2017 में नेपाल में पहली बार संघीय चुनाव हुए, मतलब केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं, जिसमें KP शर्मा ओली की पार्टी नेकपा, UML और माओवादी गठबंधन ये जीतती है केंद्र सरकार के चुनाव में। 2018 में KP ओली साहब ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह के चलते 2021 में उनकी सरकार अल्पमत में आ जाती है और प्रधानमंत्री पद से उनको हटा दिया जाता है। फिर नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ये प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनते हैं। 2022 में दोबारा से चुनाव होते हैं। इन चुनावों में पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी ने गठबंधन बना के सरकार बनाई और फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2023 में नेपाल में आर्थिक संकट गहराया, इसकी वजह से जो फिर से जो हमारे प्रचंड साहब है इनकी सरकार दबाव में आ जाती है। तो इस तरह वर्तमान में तो हमारे पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इनकी सरकार चल रही है और वही प्रधानमंत्री है। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल में वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्व राजा थे ज्ञानेंद्र साहब, तो इनके समर्थकों ने राजशाही की वापसी और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के लिए बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे एक नया टॉपिक हमारे हैं भारत नेपाल का सीमा विवाद। भारत नेपाल सीमा विवाद की बात करें, एक विवाद आता हमारा काला पानी विवाद। क्या विवाद का नाम क्या? काला पानी विवाद। काला पानी विवाद की बात करें तो ये शुरू कैसे हुआ विवाद? नेपाल के द्वारा अपना नवीन मानचित्र जारी किया जाता है। नेपाल क्या है? अपना एक मैप जारी करता है।
उस मैप में क्या करते हैं, उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और बिहार का सुस्ता क्षेत्र, ये अपने इन क्षेत्रों को क्या नेपाल के अपने एरिया के अंदर दर्शाता है। अब आपको दिखा देते हैं कि क्या एरिया है और इसके अंदर क्या समस्या है, वास्तव में नेपाल की क्या समस्या है और भारत की क्या समस्या है। आपको ये तो पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध होता है, जिसके बाद में क्या है, सुगौली की संधि की जाती है। और सुगौली की संधि के तहत क्या तय किया जाता है कि जो हमारा नेपाल है, नेपाल में पश्चिम में एक नदी बहती है, काली नदी, तो काली नदी को नेपाल और भारत की सीमा मान लिया गया। अब बात करते हैं, जो काली नदी है ये दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। क्या काली नदी दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। अब काली नदी पहले इस तरह से बहती थी, ठीक है, काली नदी इस तरह से बहती है, काली नदी क्या है, इस तरह से बहती थी पहले, इस तरह से, लेकिन अब काली नदी इस तरह से बहने लगी। ये जो दूसरी लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये दूसरी लाइन है, ये अब काली नदी इधर से बह रही है। तो काली नदी को क्या है, नेपाल और भारत का सीमा माना गया कि ये काली नदी के पश्चिम में हमारे भारत होगा और पूर्व में कौन होगा, नेपाल होगा। लेकिन नेपाल ने क्या किया है कि नेपाल ने पूरा का पूरा ये एरिया यहाँ से लेके लिम्पियाधुरा से लेके और ये पूरा एरिया खुद के मानचित्र के अंदर दर्शा दिया। तो ये एक विवाद का विषय बन जाता है, डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है। तो वैसे भी डिस्प्यूटेड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भारत का क्षेत्र है सुगौली की संधि के अंतर्गत। तो ये यहाँ से ये विवाद शुरू होता है। और बिहार का सुस्ता क्षेत्र भी आपको दिखाएंगे क्या समस्या है इस सुस्ता क्षेत्र में। अब बात करें, भारत के द्वारा नेपाल के मानचित्र को अनुचित बताया गया और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताते हुए खारिज कर दिया गया कि जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य थे उनका अवहेलना की गई है इसके अंतर्गत। तथा नेपाल के इस कदम को सीमा विवाद को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बनता है। उन्होंने कहा, भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि यदि नेपाल को सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद है, विवाद का मतलब वो चाहते हैं कि किसी क्षेत्र के मामले में बातचीत करें, तो उन्हें जो नक्शा जारी करने से पहले भारत सरकार से एक बार बातचीत करनी चाहिए थी। तो उनका जो द्विपक्षीय समझौता है उसका उल्लंघन है। अब मेन चीज़ भारत ने क्या बताई, जो ऐतिहासिक बात क्या बताई कि 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें काली नदी को भारत और नेपाल की सीमा मान लिया गया। अब काली नदी की बात करें तो काली नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है और यही विवाद का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि नेपाल पश्चिमी धारा को सीमा मानता है, जबकि भारत क्या पूर्वी धारा को सीमा मानता है। और ये विवादित क्षेत्र इन दो धाराओं के बीच में स्थित है। जो ये धाराएं हैं काली नदी की, इन दो धाराओं के बीच में स्थित है। अब बात करें इस विवाद में भारत के पक्ष में तर्क क्या है, भारत ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए। 1911 का अल्मोड़ा गजेटियर जो भारत की स्थिति की पुष्टि करता है कि अल्मोड़ा गजेटियर में जो वास्तव में क्षेत्र है कालापानी क्षेत्र, तो ये क्षेत्र भारत के पक्ष में बताया गया है। अल्मोड़ा गजेटियर है 1911 का। 1954 में भारत और चीन के मध्य संपन्न व्यापार संधि में लिपुलेख को भारत का प्रवेश द्वार माना गया है, तो वो वाला एरिया भारत का ही माना जाएगा। 1961 में नेपाल चीन संधि में टिकर पास को नेपाल की शुरुआत माना गया है। किसको? टिकर पास को, टिकर वाला जो एरिया है उसको नेपाल की शुरुआत माना गया है। और नेपाल के द्वारा 1990 से पहले कभी काला पानी पे अपना दावा नहीं किया गया, लेकिन अब काला पानी पे नेपाल दावा कर रहा है, तो ये हो सकता है कि चीन की साजिश है। तो भारत हमेशा ये आरोप लगाता है कि नेपाल चीन की साजिश में आके या चीन के दबाव में आके ऐसे विवाद उत्पन्न कर रहा है ताकि भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में तनाव उत्पन्न हो और नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़े। लेकिन नेपाल को चीन के दबाव में आके ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, और यदि कोई विवाद हो तो बैठकर टेबल पर बातचीत करनी चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच में सुस्ता क्षेत्र विवाद की बात करें तो सुस्ता क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। क्या सुस्ता क्षेत्र क्या है? बिहार की सीमा पर स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ वास्तव में विवाद क्या है। विवाद ये है, ये मैप में आप देख पाएंगे कि ये गंडक नदी है। अब एक गंडक नदी है, ब्लू लाइन है, ये गंडक नदी है। अब यदि आपने ध्यान से देखा हो ब्लू लाइन को और थोड़ा डार्क कर दें तो इसमें ब्लू लाइन क्या है, इधर से होके बह रही है। ये ब्लू लाइन तो इधर से बह रही है, अब वर्तमान में तो इधर से बह रही है। लेकिन जब ये पहले बहती थी, जो हमारे पहले क्या इधर से होके बहती थी, ये हल्की लाइन है, इधर से होके बहती थी।
तो गंडक नदी को हमारे सीमा माना गया, किसका, भारत और जो नेपाल है इसकी सीमा माना गया। अब गंडक नदी ने क्या समय के साथ अपनी जो मार्ग है उसमें परिवर्तन कर लिया और वह इधर की बजाय इधर बहने लगे जबकि इधर बहती थी वो। अब इसके बीच वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं सुस्ता क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? सुस्ता क्षेत्र कहते हैं। जो भारत कहता है कि ये सुस्ता क्षेत्र हमारा है और नेपाल कहता है ये सुस्ता क्षेत्र हमारा है। और ये कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश और जो बिहार है इनके डबल जंक्शन पे, मतलब यहीं से हमारे बिहार है और यहीं से हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। तो ये सुस्ता क्षेत्र का हमारा विवाद है। तो अब इसको जूम आउट कर देते हैं। किसी भी प्रकार का विवाद हो ये द्विपक्षीय वार्ता से ही हल हो सकता है, इसके लिए किसी के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में क्या विवाद गंडक नदी के बदलते मार्ग के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि यह नदी इस क्षेत्र में भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जो ये नदी है, ये नदी क्या करती है? भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वैसे तो आपको हल्का हल्का समझ गए होंगे समस्या क्या है। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का दावा है कि पहले एक क्षेत्र गंडक नदी से नेपाल की तरफ स्थित था। ये नेपाल क्या दावा करता है कि पहले जो क्षेत्र था सुस्ता क्षेत्र, ये नदी से नेपाल की तरफ स्थित था, लेकिन मार्ग परिवर्तन होने की वजह से वर्तमान में ये भारत की तरफ हो गया है। अब इस पे क्या किया जाना चाहिए या इस पे क्या हो सकता है, तो उसकी बात करें तो भारत नेपाल के सीमा विवादों को मौजूदा संधियों के दायरे में विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। मतलब विदेशी संपर्क किए बिना आपस में बैठ के इस बारे में बातचीत कर सकते हैं और आपसी संवाद से इसको सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब भारत नेपाल क्या, चीन और नेपाल के संबंधों की बात करें तो चीन क्या करता है अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत, मतलब उनके पास काफ़ी सारा पैसा है तो पैसों की ताकत के बल पे, तो चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत लगातार दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन क्या कर रहा है? चेक बुक डिप्लोमेसी के तहत दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे नेपाल भी पीछे नहीं है, मतलब नेपाल भी नहीं छूटा है। नेपाल क्या चीन की बोर्ड रोड इनिशिएटिव परियोजना, जो BRI परियोजना है, इसका सदस्य है। नेपाल और चीन के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन के द्वारा ल्हासा से काठमांडू तक, जहाँ से ल्हासा से काठमांडू तक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। तो नेपाल और चीन के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन के द्वारा ल्हासा से काठमांडू तक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या, भारत पर निर्भरता कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत नेपाल का अधिकतम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है भारत के जरिए ही होता है, भारत की भूमि से, भारत के पोर्ट से होता है। तो भारत पर निर्भरता कम करने के लिए चीन ने अपना जो बंदरगाह तियानजिन बंदरगाह नेपाल के लिए खोल दिया, अर्थात कह दिया कि आप अपना व्यापार तियानजिन बंदरगाह से कर सकते हो, लेकिन नेपाल के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। चीन के द्वारा नेपाल में आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है, जैसे एक पोखरा हवाई अड्डा है वो भी बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। कोरोना महामारी के नियंत्रण में भी चीन के द्वारा नेपाल की सहायता की गई है। नेपाल की चीन से अधिक निकटता भारत के लिए एक चिंता का विषय और इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए भारत को बहुत सारे कार्य करने होंगे। अब वो कौन से कार्य हैं और कार्यों की बात करते हैं। नेपाल में भारत के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उचित प्रचार किया जाना चाहिए कि नेपाल में जो भारत कार्य कर रहा है उनका कार्य ही नहीं, वहाँ पे उनकी जनता को ये भी बताना चाहिए कि भारत के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि नेपाल की जनता का विश्वास भारत को हासिल हो। फिर नेपाल के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, उसे एक छोटा देश नहीं माना जाना चाहिए और उसे एक तरफा सहायता देनी चाहिए। अर्थात जो गुजरात सिद्धांत था, गुजरात सिद्धांत क्या कहता है? गुजरात सिद्धांत के तहत ये होता है कि जो भी भारत है तो भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि उनको एक तरफा मदद करनी चाहिए और मदद के बदले किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो गुजरात सिद्धांत के तहत भारत को क्या, नेपाल को एक तरफा मदद करनी चाहिए। नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि चीन नेपाल के लिए भारत का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो नेपाल भौगोलिक दृष्टि से भारत के निकट है, चीन के पास नहीं, चीन तो काफ़ी दूर है। क्यों? क्योंकि बीच में तिब्बत पड़ता है। भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों के समय चीन के साथ नेपाल का जुड़ाव नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन और नेपाल इनके सांस्कृतिक संबंध नहीं है। चीन के लिए नेपाल का महत्व सिर्फ और सिर्फ भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका है। तो चीन क्या है, नेपाल को एक साधन के रूप में काम में ले रहा है, जो कि भारत के साथ उनके सांस्कृतिक रोटी बेटी के संबंध है। नेपाल क्या अन्य देशों की तरह चीन को भी नेपाल क्या है अन्य देशों की तरह चीन के जो ऋण जाल है, तो डेप्ट डिप्लोमेसी है, डेप्ट ट्रैप जिसे कहते हैं,
जैसे हमारे श्रीलंका को डेप्ट ट्रैप में फंसा लिया, जो हमारे हम्बनटोटा पोर्ट था उसको नन्यान साहब की लीज पे ले लिया। तो इस तरह के ऋण जाल में फंसा सकता है। अब बात करते हैं जो हमारे भारत और नेपाल है, इनके बीच में जो सहयोग चल रहा है उसकी। तो नेपाल का अधिकतर विदेशी व्यापार लगभग कितना 61% भारत के साथ ही होता है। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 98% जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है वो भारत के कलकत्ता बंदरगाह से ही होता है। वर्तमान में विशाखापट्टनम बंदरगाह भी नेपाल के लिए खोल दिया गया है। नेपाल को ईंधन मतलब तेल और गैस की आपूर्ति भारत से ही होती है। इसके लिए बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक एक पाइपलाइन भी बिछाई गई है। भारत के द्वारा नेपाल में जल विद्युत क्षमता का विकास किया जा रहा है। क्या भारत के द्वारा नेपाल में जल विद्युत क्षमता का विकास भी किया जा रहा है, जैसे कि हमारा पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना या पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना महाकाली नदी पर, उच्च कर्णाली परियोजना कर्णाली नदी पर, कमला बागमती परियोजना, सप्तकोशी परियोजना, अरुण थर्ड परियोजना जो कोली नदी है, कोली नदी है उस पर है। कोली नहीं, कोसी नदी है ये, कोली नहीं है, कोसी है। कोसी तो पता ही आपको, कोसी को हमारे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वजह से क्या होता है बिहार के अंदर भी बाढ़ आ जाती है। बिहार के अंदर काफ़ी अफरा तफरी। कोसी नदी है, कोली नदी नहीं है। कोसी नदी पर बनी है हमारा अरुण थर्ड परियोजना। फिर बात करें, भारत नेपाल से विद्युत की खरीद भी करता है, ज़रूरत के समय आर्थिक सहायता भी देता है। जैसे भूकंप आया था नेपाल में तो $1 बिलियन की सहायता दी थी और 250 मिलियन अनुदान के रूप में दिए थे। तो 250 मिलियन तो अनुदान के रूप में, 1 बिलियन की सहायता दी थी। अब बात करें भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाली युवाओं की भर्ती भी की जाती है। नेपाली युवाओं को भारत में आजीविका का अधिकार है। दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य किरण। दोनों देशों के बीच में सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। और दोनों देशों के बीच में 1950 से मित्रता संधि प्रभावी है, जिसके नवीनीकरण की नेपाल की मांग से भारत भी सहमत है कि उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने एक छोटे से लेक्चर में भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में चर्चा की, उनमें उतार चढ़ाव को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।